हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोहम्मद गोरी इस वीडियो में इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। जो पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे और मोहम्मद बिन कासिम यानी अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण इस सभी को पढ़ लिए, लेकिन बात यहाँ पर आ कि मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले आप मोहम्मद गजनवी को अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको समझने और याद करने में कठिनाई नहीं होगी और ज्यादा समझ आएगी। तो प्लीज आप पिछले वीडियो और मोहम्मद गजनवी के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल को सर्च करके और प्ले लिस्ट से मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ सके ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद मोहम्मद गजनवी पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे राजपूत काल का वंश। तो अभी हमको पढ़ना है मोहम्मद गोरी के बारे में। तो आइए सबसे अच्छा मैप की सहायता से यानी मैप से हमने जब देखेंगे इसको तो हमको सभी बातों यानी आसानी से याद हो सकता है। और इसी की सहायता से हमने पहले मैप की सहायता से देखी। तो होता क्या है कि मोहम्मद गजनवी गजनी क्षेत्र कहाँ थे तो पाकिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र में वो गजनी क्षेत्र था। तो गजनी क्षेत्र वहां था। तो मान लीजिए ये भारत है। जब ये भारत है तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में गजनी क्षेत्र था। उस गजनी क्षेत्र के प्रांत ही एक गौर प्रदेश थे। एक वंश का उदय हुआ। कहा? गजनी क्षेत्र में ही, जो गजनी क्षेत्र अफगानिस्तान में था वहां एक वंश का उदय हुआ जिसे गौर प्रदेश कहा जाता था। उस गौर प्रदेश का शासन जो थे कुतुबुद्दीन हसन थे। तो हुआ क्या, अब प्रमुख शासक कौन थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो आप शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में हमको विस्तृत रूप से ही तो जानकारी लेना है, लेकिन ये प्रमुख शासक थे। लेकिन जब गौर वंश का उदय हुआ तो उस समय वहां का शासन कुतुबुद्दीन हसन थे और वहां के उसके बाद महत्वपूर्ण शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी थे। अब बात रहा कि कुतुबुद्दीन हसन के 6 बेटे थे। उनके साम्राज्य विस्तार क्या था, कैसे था, इसके बारे में भी जाना जाए। लेकिन आप जो कुतुबुद्दीन हसन के एक बेटे जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी थे, वे प्रमुख शासक थे। इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेना अति आवश्यक है ताकि इसी महत्वपूर्ण पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है सभी एग्जामों में मोहम्मद गोरी के पॉइंट से। तो आइए मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लिया जाए। देखिए मोहम्मद गोरी का पूरा नाम कभी कभी पूछता है क्या है, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या है? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। देखिए उसके बाद हुआ क्या कि गजनी क्षेत्र यानी मोहम्मद गजनवी ने जब उनकी मृत्यु हुई 1027 में बहुत सारा धन लूट कर भी ले गया था। लेकिन उनका जो उत्तराधिकारी थे उतनी मजबूत नहीं थे जिससे उनका साम्राज्य का क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। साम्राज्य धीरे धीरे टूटते गया। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गोरी का फिर पुनः वंश का उदय हुआ। वहां का मेन जो शासन था कुतुबुद्दीन हसन और वहां का प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो हमको मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले ये हुआ कि जब गौर प्रदेश में वंश का उदय हुआ तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली यानी किस पर, यानी यहाँ पर जो था अजमेर में चौहान वंश का शासन चल रहा था और गुजरात में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। लेकिन कनौज में गढ़वाल वंश का शासन चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, उसने क्या किया, उनका एक उद्देश्य था मोहम्मद गोरी साहब को कि मुस्लिम राज्यों का स्थापना भारतीय सीमा तक विस्तार करना। क्या था? भारतीय सीमा तक विस्तार करना। तो जब वो गौर प्रदेश से सबसे पहले बार जब वो भारतीय सीमा के अंदर ही था, क्या मुल्तान कहाँ था? तो मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो मुल्तान कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले गौर प्रदेश से मोहम्मद गोरी ने जब भारत सीमा पर आक्रमण करने की प्रयास किया तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, किस पर? मुल्तान पर, जो मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस पर आक्रमण किया। वहां से वो संघर्ष करके उनकी जब वो मुल्तान पर संघर्ष किया तो मोहम्मद गोरी की क्या हुई, जीत हुई। तो गोरी की जीत हो गई
तो उसने क्या किया, फिर वहां से वापस अपने गौर प्रदेश में चला गया। कौन? मोहम्मद गोरी प्रदेश। फिर क्या, मुल्तान से गौर प्रदेश में चला गया। और बात हुआ, उसने कनौज क्षेत्र पर यानी गढ़वाल वंश के शासन को टारगेट बनाया, उसको महत्वपूर्ण या प्रमुख बिंदु उनको इसी को दिया, कनौज को, क्योंकि ये जानता था अगर कनौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश के शासन था, उस पर अपना संघर्ष करके वहां जीत जाता तो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता या वहां से एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी के टारगेट लेकर उसने क्या किया, भारत सीमा में घुसने का प्रयास किया कि हम कनौज से संघर्ष करके विजय पा ले। लेकिन हुआ क्या, जब वो मुल्तान से जीत गया गौर प्रदेश के मोहम्मद गोरी प्रमुख शासक, तो उसने फिर दूसरी बार हुआ क्या, मुल्तान से जीतने के बाद वो 1175 में जीत के मुल्तान पर और वर्तमान में पाकिस्तान में जीत के फिर गौर प्रदेश में चला गया। फिर जो है वह गुजरात पर आक्रमण करता है। कौ साल बाद? 3 साल बाद। किस पर? गुजरात पर। तो गुजरात पर जब आक्रमण करता है तो वहां का ऐसा चालुक्य वंश का शासन था। गुजरात पर चालुक्य वंश के शासन था और यहाँ था जो मुख्य रूप से भारत में बहुत सारे शासन था, छोटे मोटे लेकिन शासन और शासक थे, लेकिन मुख्य रूप से हमको 3 ही पढ़ना है। किसमें? तो मोहम्मद गोरी में। एक चौहान वंश जो अजमेर का चौहान वंश था। दिल्ली में तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की, लेकिन बाद में चौहान वंश ने दिल्ली में भी चौहान वंश के, यानी आप ये कह सकते हैं कि अजमेर और दिल्ली में चौहान वंश था। एक छोटा सा स्टोरी है कि दिल्ली चौहान वंश कैसे हो गया। तो चौहान वंश के पिता का शादी दिल्ली में हुआ, विवाह। यानी चौहान वंश के पिता जब दिल्ली में उनका विवाह हुआ तो चौहान वंश के वो नाना लगते थे आनंदपाल। तो हुआ क्या कि जिस समय दिल्ली के शासक थे आनंदपाल, कौन थे? आनंदपाल। जब ये आनंदपाल दिल्ली के शासक थे तो उस समय चौहान वंश के पिता ने दिल्ली के आनंदपाल के यानी पुत्री से विवाह कर लिया, यानी वैवाहिक संबंध था, विवाह कर लिया, जिससे चौहान वंश के नाना लगते थे। चौहान वंश के नाना लगते थे आनंदपाल, और आनंदपाल के वो निसंतान पुत्र था। तो उसने क्या किया कि चौहान वंश के पिता को ही क्या किया, उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, जिससे चौहान वंश दिल्ली और अजमेर में सभी में घिर गया। तो यह बात ध्यान में रखिएगा, चौहान वंश अजमेर और दिल्ली में फैल गया, तो यहाँ का क्षेत्र सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद गुजरात में चालुक्य वंश था, जो वहाँ राजा भीम द्वितीय, और उनका नाम मूलराज द्वितीय भी था। उनकी माता के नाम नायिका देवी, जो राजा भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय को सहयोग करती थी उनके शासक करने में, चालुक्य वंश के शासन करने में माता नायिका देवी और भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय को क्या करती थी, सहयोग या हेल्प करती थी। अब बात रहा कि कनौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासन था, वहां का शासक जयचंद शासक थे। लेकिन रीजन क्या हुआ, उसने तो टारगेट बनाया था मोहम्मद गोरी ने कि हम कनौज क्षेत्र पर ही आक्रमण करें, वहां से धीरे धीरे सभी वंशों पर हमने आक्रमण करेंगे। लेकिन यहाँ एक मकसद यह थी कि चौहान वंश और चालुक्य वंश और यहाँ गढ़वाल वंश, ये सभी में मतभेद था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार आसपास यानी गांव में लोग आसपास पड़ोसों में जिस प्रकार मतभेद होती है, ठीक उसी प्रकार किसी का कोई हेल्प नहीं करता था, क्योंकि चौहान वंश और दिल्ली में आप तो समझिएगा कि वैवाहिक संबंध था, लेकिन चौहान वंश और चालुक्य वंश में एकदम कट्टर थी, उनका हेल्प वो नहीं कर सकता है। यानी चौहान वंश का सहयोग चालुक्य वंश नहीं कर सकता है, लेकिन चालुक्य वंश का सहयोग चौहान वंश नहीं कर सकता है। लेकिन चौहान वंश और कनौज क्षेत्र जो गढ़वाल वंश के शासन चल रहा था, उसमें और एक अपहरण यानी वैवाहिक संबंध था। जो हुआ क्या, चौहान वंश, देखिए क्या हुआ कि जयचंद्र की पुत्री संहिता का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान वंश ने विवाह कर लिया। तो हुआ क्या कि इसने अपहरण करके जयचंद्र की पुत्री का अपहरण करके चौहान वंश ने उनका अपहरण करके विवाह किया। तो
या तो यह और अदृश्य हो गया, या दृश्य तो और मैंने कहने का मतलब इसमें और मतभेद होने लगा, क्योंकि अपहरण करके वह विवाह किया था। तो इसी रीजन से तीनों में यानी तीनों वंश में किसी से नहीं सहयोग करना था, किसी को कोई सहयोग नहीं करता था। यही रीजन हुआ कि गौर प्रदेश के गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर 1175 में आक्रमण किया ताकि जीत गया। फिर उसके बाद गौर प्रदेश से उसने गुजरात चालुक वंश के शासन चल रहा था उस पर आक्रमण किया। तो उनका तो टारगेट था कनौज क्षेत्र पर, लेकिन फिर दोबारा उसने क्या किया, गुजरात पर चालुक वंश जहाँ के राजा भीम द्वितीय, मूल द्वितीय राज उनकी माता नायिका देवी थी, तो उस पर आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद गोरी ने। 1178 में मोहम्मद गोरी माउंट आबू के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो यहाँ पर बात पूछता है कि गुजरात पर जब पहली बार आक्रमण किया कौन? मोहम्मद गोरी, किस क्षेत्र में, तो माउंट आबू के क्षेत्र में, माउंट आबू के क्षेत्र में। और मोहम्मद गोरी क्या हुई? पराजित हो गई, यानी वहां असफल रहा। कौन? मोहम्मद गोरी। अब हुआ क्या, जब मोहम्मद गोरी फिर वहां वापस होके अपने गौर प्रदेश में चला गया, गौर प्रदेश में चला गया, तो प्रथम तराइन का युद्ध फिर जो है उसने बहुत सारे सैन्य का अभ्यास कराकर फिर प्रथम तराइन के युद्ध 1191 में वो लड़ी। कौन? मोहम्मद गोरी ने फिर गौर प्रदेश से वो तराइन के युद्ध, तराइन के क्षेत्र में 1191 ईस्वी में लड़ने का प्रयास किया। किस पर? तो चौहान वंश पर। देखिए, अब उसने सोचा कि अब हमने चौहान वंश पर अपना शासन कर ले, अपना शासक वहां शासन करेंगे तो ये तो बड़ा है, उसके बाद अपने कनौज, लेकिन उनका मेन टारगेट था कनौज क्षेत्र पर आक्रमण करना, यानी कनौज क्षेत्र से संघर्ष करके हम विजय सफल हो जाएंगे। वहां से धीरे धीरे सभी राज्यों में यानी सभी वंशों को धीरे धीरे अपनी ओर स्थापित करेंगे और सभी जगह मुस्लिम राज्यों का स्थापित कर देंगे। लेकिन प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, इस चौहान वंश की जीत हो गई और मोहम्मद गोरी की पराजय हो गए। किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तराइन के क्षेत्र में। प्रथम तराइन युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में, और वहां पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई और मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई। फिर उसने क्या किया? गौर प्रदेश में चला गया। अब चौहान वंश के जो सैनिक थे उसने सोचा, चौहान वंश के शासक जो थे उसने सोचा कि मेरा सेनापति ही गोरी को क्योंकि पराजित करके फिर गौर प्रदेश में लौटा दिया, वापस चला गया, तो फिर उसने अब वो सोचना कि फिर दोबारा आएगा तो मेरा जब सेनापति ही सैनिकों ने इनको संघर्ष करके पराजित कर दिया, तो फिर उसने दोबारा फिर वही सोचा कि हमने फिर उसको क्या करेंगे, संघर्ष उसको पराजित कर दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों के साथ अभ्यास प्रैक्टिस यानी करके फिर 1192 में चौहाने वंश पर तराइन के द्वितीय युद्ध, जो तराइन के द्वितीय युद्ध कब होता है? तराइन के क्षेत्र में लड़ा गया 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज तृतीय कहिए। देखिए एक बात, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय बात इक्वल है, एक ही नाम दोनों का है, तो मिस्टेक मत होइएगा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वी राज तृतीय, तो ये जो है एक ही नाम है, तो पृथ्वीराज चौहान कहिए या पृथ्वीराज तृतीय कहिए। तो हुआ क्या कि तराइन के युद्ध में, द्वितीय तराइन के युद्ध में 1192 में जब चौहान वंश के शासन पर उसने आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी की जीत हो गई और गौर प्रदेश से आए हुआ मोहम्मद गोरी के क्या हुआ, जीत हो गया चौहान वंश में, और उसने पृथ्वीराज तृतीय कहिए चाहे पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। तो इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। कौन? तो इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। आपने पढ़ा कि पहली बार अरबवासियों के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और वह जीत गया था। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी भी आक्रमण करके वो जीत गए थे। लेकिन दोनों आदमी यानी दोनों वंश यानी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी ने किसी भारत में आकर मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं की, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने आकर इस तराइन के द्वितीय युद्ध में
चौहान वंश को पराजित कर वह भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। कौन? गोरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मुस्लिम लीग के संस्थापक भी माना गया। गोरी को माना जाता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक किसको माना जाता है? तो गोरी को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन ऐसा मुस्लिम था जो भारत पर मुस्लिम सत्ता, भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। तो मोहम्मद गोरी ने। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दिल्ली की स्थापना किस वंश ने की? तो तोमर वंश ने की। कौन की? तोमर वंश ने की। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जब तराइन के युद्ध, द्वितीय तराइन के युद्ध 1192 में जब चौहान वंश से वो आक्रमण या संघर्ष करने आ रहा था, तो उनको 2 सेनापति मिले थे जो बहुत इंपोर्टेंट हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं बख्तियार खिलजी बहुत इंपोर्टेंट व्यक्ति थे। तो इनको बारे में यहाँ पढ़ेंगे, शॉर्ट यहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन एवं बख्तियार खिलजी के। तो आइए पहले यहाँ, तो कुतुबुद्दीन एवं बख्तियार खिलजी वो सेनापति किनका थे? वो सेनापति मिले थे कहाँ? मोहम्मद गोरी को। और उसने क्या किया? भारत में बुला कर लाया और चौहान वंश पर उससे संघर्ष किया मोहम्मद गोरी ने और जीत गया। तब तो यह मुस्लिम लीग की सत्ता की स्थापना की भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत। अब हुआ क्या कि जयचंद्र के पुत्री, आपको बताए हैं कि यहाँ जो कनौज में गढ़वाल वंश के शासन था, वहाँ जयचंद्र वहाँ का शासक थे। वहाँ की पुत्री जो संहिता थी जयचंद्र की, वह जो जयचंद्र की पुत्री संहिता का अपहरण कर पृथ्वीराज चौहान वंश ने विवाह कर लिया। लेकिन इसका मेन रीजन था, जब ये विवाह कर लिया तो इसमें मतभेद काफी ज्यादा चलने लगा। इसीलिए किसी वंश को कोई भी वंश चौहान वंश से चालुक्य वंश का हेल्प नहीं करते थे, चौहान वंश कनौज वंश का हेल्प नहीं करते थे, या कनौज वंश चौहान वंश का हेल्प नहीं करते थे। और हुआ क्या, जब उसने कुतुबुद्दीन एवं बख्तियार खिलजी ने उनको बुला कर लाया किसी ने भारत में और चौहान वंश को पराजित कर दिया तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद हुआ क्या कि अब उसने फिर उसके बाद 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद मोहम्मद गोरी जब चौहान वंश पर पराजित हुआ तो फिर वो उसका नियम था कि अपने उत्तराधिकारी को चौहान वंश में ही छोड़ दिया और वह वापस हमेशा गौर प्रदेश में जाते रहता था। लेकिन वो चंद्रावर का युद्ध 1194 में जो तराइन के द्वितीय युद्ध 92 में लड़ा गया और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ये भी पूछता है कभी कभी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किन के बीच संघर्ष हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान या तृतीय कहिए, लेकिन हुआ क्या, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, विजयी पा गए, लेकिन द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान वो पराजित हो गए। फिर उसके बाद चंद्रावर के युद्ध मोहम्मद गोरी नहीं किया, किस क्षेत्र पर? तो कनौज क्षेत्र पर। और वह 1194 में जयचंद्र की हार हो गई, गोरी की जीत हो गई। तो कनौज क्षेत्र पर भी वह शासन करने लगा। कौन? तो मोहम्मद गोरी ने चंद्रावर के युद्ध में ही क्या किया, यहाँ का गढ़वाल वंश के शासन को, जयचंद्र वंश को क्या किया, वह पराजित कर दिया। कौन? मोहम्मद गोरी ने। किस युद्ध में? तो चंद्रावर के युद्ध में। लेकिन देखिए यहाँ पर, जब उससे चंद्रावर के युद्ध में जब जयचंद को उसने पराजित किया, उसी के उपलक्ष्य में, उसी की खुशी में कनौज पर विजय के बाद, यानी जब कनौज क्षेत्र पर विजय पा लिया, उसके गोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई। तो यहाँ पर बात आता है कि देवी लक्ष्मी के मोहम्मद गोरी ने जब कनौज क्षेत्र पर गढ़वाल वंश के शासक के जयचंद्र को पराजित कर उसकी खुशी में उसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई मोहम्मद गोरी ने। तो पूछा जाता है कभी कभी कि गोरी ने अपने सिक्कों जो चलाई उस पर किसकी किसकी आकृति बनवाई थी? तो एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई, दूसरी तरफ अरबी भाषा में कालमा लिखवाई। क्या लिखवाई? अरबी भाषा में कालमा लिखवाई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने अपने यानी
कनौज क्षेत्र को विजयी करने के बाद उसके उपलक्ष्य में, उसके खुशी में अपने सिक्कों पर एक तरफ किसकी आकृति और दूसरी तरफ किसकी आकृति लगवाई। तो वो बात आपको याद होगा ना, पहली तरफ लक्ष्मी की, देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा भाषा लिखवाई। कौन? मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि चंद्रौर के युद्ध में कनौज क्षेत्र पर विजय पा लिए थे। अब बात हुआ कि जो गौरी अंतिम बार, अब यहाँ पर बात हुआ कि कनौज क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो गया। अब यहाँ बात हुआ कि जो कनौज क्षेत्र से जब उसने विजय पाकर उसने 1205 में वापस जा रहा था, कहाँ? गौर प्रदेश में। तो हुआ क्या कि जब वो गौर प्रदेश में कनौज के क्षेत्र से, वहां उनका उत्तराधिकारी था और वहां से वापस गौर प्रदेश में जा रहा था, तो बीच में खड़वार जनजाति थे। तो जब जा रहे थे 1205 में, उसने अंतिम बार 1205 में आया, 1206 वापस जा रहा था। तो जब उनका नियम था कि वहां जा रहे थे फिर आ रहे थे, तो 1205 में यहाँ से गौर प्रदेश से उसने क्या किया, आया भारत में। कहाँ आया? भारत में। तो जब वह खंडवार जाति थे उनसे संघर्ष किया। कौन? गोरी ने अंतिम बार जब भारत में 1205 में आए और 1206 में वापस गौरी लौटने के क्रम में हुआ क्या कि 1205 में आ रहे थे, तब वो खड़वार जनजाति ने उनसे संघर्ष किया और उसने उस खड़वार जाति को मोहम्मद गोरी ने पराजित करके फिर अपने कनौज क्षेत्र पर आ गया। अब हुआ क्या कि जब 1206 में फिर इधर से मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश में जा रहे थे, तो उसी समय जो है खड़वान जनजाति उनकी इंतजार कर रही थी कि मोहम्मद गोरी कब आए कि हम उनसे युद्ध करें और अपना विजय पाए। उसी के क्रम में जब 1206 में कनौज क्षेत्र से उसने गौर प्रदेश में जा रहा था, तो खड़वाड़ जनजाति ने 15 मार्च 1206 को क्या की, हत्या कर दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 15 मार्च 1206 को हत्या हो गई मोहम्मद गोरी की। और उनका 2 सेनापति थे, जो उनको 2 सेनापति मिलते हैं। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक एवं बख्तियार खिलजी, जो भारत में आए और चौहान वंश पर उसने शासन किया। तो हुआ क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ अपना अधिकारी यानी वहाँ शासन चला रहा था, तो उनकी हत्या हो गई। तो उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक एवं बख्तियार खिलजी को यहाँ भारत में छोड़ा था, लेकिन उसे खड़क जनजाति ने 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गोरी को। कौन? खरद्वार जनजाति ने। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान वंश, किस वंश पर? तो चौहान वंश और कनौज के क्षेत्र पर अपना शासन कर रहा था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब उसने शासन कर रहा था, तो उसने एक नए वंश का भी निर्माण किया, एक नए वंश का उदय किया, जिसको कहा जाता है दास वंश। क्या कहा जाता है? दास वंश। तो उसने इसी पर क्या किया जाता है, अपना शासन चला रहा था चौहान वंश और कनौज वंश के क्षेत्र में। और यहाँ मुल्तान के जस्ट बगल में पाकिस्तान में था लाहौर। तो उसी एरिया को अंतर्गत क्या किया, उसने अपना शासन चला रहा था। तो उसने एक फिर नए वंश का उदय किया, जिसको दास वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दास वंश या गुलाम वंश। तो दास वंश या गुलाम वंश 1206 में एक फिर वंश का निर्माण किया, नए वंश का उदय किया कुतुबुद्दीन ऐबक। वह जो है लाहौर से शासन और लाहौर के क्षेत्र से लेकर चौहान वंश और कनौज के क्षेत्र पर वो अपना शासन कर रहा था। एक बीच में नए वंश का निर्माण किया, जिसका नाम दास वंश या गुलाम वंश। तो आपको ये बात दास वंश या गुलाम वंश आपको पढ़ना है। इसके नेक्स्ट में आपको राजपूतों का काल वंश के बारे में पढ़ना है, कौन सा परमान चौहान, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा राजपूत काल या राजपूत वंश के बारे में पढ़ना है। तो लेकिन अब बख्तियार खिलजी साहब क्या थे? बख्तियार खिलजी तो यहाँ पर बिहार थे। तो जब बिहार था, तो उसने क्या किया, बिहार पर वो आक्रमण किया। कौन? बख्तियार खिलजी। तो हुआ क्या कि बख्तियार खिलजी ने वह नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय केंद्र को ध्वस्त कर दिया। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, हमेशा एग्जाम में ये पूछता ही रहता है कि
बिहार के प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। इनका नाम हमेशा इंपॉर्टेंट है, VVI है कि हमेशा पूछता है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद उसने अपने ध्वस्त करने के बाद उसने फिर बंगाल में आया। बंगाल का शासन चल रहा था सेन, वहां का शासक कौन थे? सेन। और अंतिम शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। तो देखा कि जब बख्तियार खिलजी बंगाल में आए तो अपने किला को छोड़कर लक्ष्मण सेन ने भाग गया, उस पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। कौन? बख्तियार खिलजी ने। तो इस प्रकार बख्तियार खिलजी ने बिहार और पश्चिम बंगाल को, क्योंकि मोहम्मद गोरी के शासन के समय उस क्षेत्र में मिला लिया, गौर प्रदेश के अंतर्गत, यानी चौहान वंश दिल्ली और गुजरात और कौनेज और बिहार और पश्चिम बंगाल पर वो आधिपत्य जमा लिया किस? मोहम्मद गोरी के शासक ने। और इस प्रकार ये जो है मोहम्मद गोरी का महत्वपूर्ण पॉइंट समाप्त होता है। और मैं कहता हूं कि अगर इस सभी वीडियो को, यानी आप जितने भी लिखा हुआ है सभी मुख्य पॉइंट को आपने पढ़ लेगा तो इसको आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से ऑब्जेक्टिव बनाने के समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ताकि आप इसको पढ़ने के बाद अपने नोट्स बुक में नोट करके और उसको किसी ऑब्जेक्टिव बुक से ऑब्जेक्टिव बनाए कि आपको कितना बन रहा है और क्या समझे इसके बारे में। जब आप ऑब्जेक्टिव बुक बनाइएगा तब आपको फील होगा। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है राजपूत का। और आपका दिन, थैंक यू, आपका दिन शुभ होगा।